राजस्थान में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीतों की विशेषताएं बताएं। तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और आबू क्षेत्रों में सामूहिक लोकगीत। इन गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त एवं कम स्वर वाली होती हैं। स्त्री तथा पुरुष साथ गाते हैं। कुछ गीत बिना वाद्य यंत्रों के भी गाए जाते हैं। और प्रमुख गीत हैं पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर। फिर जल सांझी। तो राजस्थान के उदयपुर में पानी पर पेंटिंग की कला, इसे कृष्ण मंदिरों में बनाया जाता है। हाल ही में G20 की शेरपा सम्मेलन के दौरान इसका प्रदर्शन किया गया। प्रमुख कलाकार है राजेश वैष्णव। फिर है भंड देवरा मंदिर। तो 12 जिले के रामगढ़ ग्रेटर में 10वीं सदी का पंचायतन शैली में शिव मंदिर, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है। फिर है बच्चावतों की हवेली। तो बीकानेर में करण सिंह बच्चावत द्वारा निर्मित है। लाल पत्थर से निर्मित ज्यामितीय अलंकरण। फिर है केतड़ी महल। केतड़ी महल है जो झुंझुनू में 1770 ईस्वी में निर्माण किया भोपाल सिंह द्वारा। इसमें कोई झरोखे या द्वार नहीं है। हवा के आवाज प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण अन्य नाम झुंझुनू का हवा महल। महल के कमरे में मेहराब और स्तंभों की श्रृंखला के द्वारा एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। ठीक है। और तमाशा लोक नाट्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यह मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है जो सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ। बंसीधर भट्ट इसके प्रवर्तक थे। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखा है। फिर गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। और संगीत, नृत्य और गायन, इन तीनों में तमाशे की प्रधानता होती है। इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। फिर है गींदड़ नृत्य पर संक्षिप्त वर्णन। तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य होली के दिनों में एक सप्ताह चलता है। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, जिसमें कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग लेते हैं। इन्हें गणगौर कहा जाता है। नृत्य के दौरान विभिन्न स्वांग जैसे साधु, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे ढोल है, डफ है और चंग है। फिर नाथद्वारा चित्रकला की किन्हीं दो प्रमुख विशेषता। तो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाई गई चित्र जो पिछवाइयाँ हैं। फिर चित्रकला में हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। कृष्ण चरित्र की बहुलता, बल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन प्रमुखता से। फिर राजस्थानी संस्कृति में टूटियां क्या है। तो दूल्हे की बारात जब लड़की के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटियां, टूट की टूट की अथवा खोड़िया निकालना कहते हैं। इसका उद्देश्य वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना करना है। फिर शेखावटी ख्याल शैली की विशेषताएं तथा प्रमुख कलाकारों का नाम उल्लेख। तो मुख्य विशेषताओं में प्रभावी पद संचालन संचालन और संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन। वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक। और प्रमुख कलाकार इसके नानूराम है और दुलिया राणा है। राज्य के बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत राजस्थान में हाल ही में किन कलाओं को भौगोलिक संकेतक का लिए पंजीयन किया गया है। तो उदयपुर की कोफ्तगिरी, नाथद्वारा की पिछवाई, बीकानेर की काशिदाकारी, जोधपुर का बंदेज, बीकानेर की उस्ता कला। फिर चिड़ावा। चिड़ावा राजस्थानी लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। चिड़ावा के नानूराम इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और इनमें हीर रांझा, हरीश चंद्र, भरतरी, जयदेव, डोला मारवण और अल्लादेव प्रमुख ख्याल हैं। फिर है रम्मत। रम्मत बीकानेरी लोकनाट्य है। इसमें सुविख्यात लोक नायकों, महापुरुषों आदि पर काव्याम्य एवं समसामयिकी विषयों पर व्यंग्यात्मक मंचन किया जाता है, जो मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद भी होता है। इसमें ऊंचे पाटों पर कलाकार बैठते हैं और ये पूरन भक्ति, स्वतंत्र भावनी, मोरध्वज आदि प्रमुख रम्मत हैं। इसमें
टेरियों एवं गायकों की प्रमुखता रहती है। फिर अलगोजा तो सुशिट श्रेणी का यह वाद्य यंत्र राज्य वाद्य है। इसमें दो बांसुरियों को जोड़ा जाता है, एक साथ बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और एवं टोंक आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बजाया जाता है। इसका प्रयोग भील एवं कालबेलिया जातियां प्रधानता से करती हैं। जयपुर के पदमपुरा गांव के कलाकार रामनाथ चौधरी नाग से अलगोजा बजाते हैं। फिर राजस्थान की 4 प्रमुख व्यावसायिक जातियों के नाम लिखिए, जिन्होंने संगीत को एक व्यावसायिक के रूप में अपनाया है। तो लंगा मांगणियार, डाडी, डोली, बाट, मिरासी, कलावंत, कालबेलिया इत्यादि। फिर राजस्थान की यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो सांस्कृतिक में तो है 6 किले, जिसमें सोनारगढ़, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, आमेर और कुंभलगढ़, जंतर मंतर और जयपुर का परकोटा। और प्राकृतिक में है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और अमूर्त में है कालबेलिया नृत्य है। फिर चित्रकला की देवगढ़ शैली पर लघु लेख। तो 1680 में द्वारकादास टुंडावत द्वारा स्थापित देवगढ़ से यह सचित्र शैली प्रारंभ हुई। विशेषताएं हरे व पीले रंग का प्रयोग प्रधानता से हुआ। मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ी शैली का समन्वित रूप है। और प्राकृतिक परिवेश जैसे शिकारे, हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीला आदि प्रमुख विषय हैं। प्रमुख चित्र हजारा की ओबरी और मोती महल के भित्ति चित्र हैं। चित्रकार में जैसे चोक, वैद्यनाथ और नंगा चोखा आदि हैं। फिर डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश में लाई गई। राजस्थान की कावड़ कला क्या है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें तो कावड़ कहानी कहने की एक कला है जो चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में प्रसिद्ध है। यह धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है। यह एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वार या कपाटों पर चित्र अंकित होते हैं। कथा वाचन के साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विचित्र चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही लोक देवताओं को कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। फिर बीकानेर काशीदाकारी की विशेषताएं बताइए। तो मुख्यतः जिस मित्तीय अलंकरण पर आधारित कपड़े व काशीदाकारी का रूप। हाल ही में इसे टैग प्रदान किया गया। क्या टैग प्रदान किया? जीआई टैग हुआ यार, क्या लिखे इसमें। फिर एक विशिष्ट महिला उन्मुख शिल्प है। आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति समुदाय के साथ साथ मुस्लिमों द्वारा भी किया जाता है। और 15 से अधिक प्रकार के टांके का उपयोग किया जाता है, जिसमें कच्चो यानी अस्थाई, पाको यानी स्थायी कढ़ाई की जाती है। जीवंत रंग 100 से अधिक प्रकार के रंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सफेद, पीले, लाल, काले, हरे रंग का प्रयोग। रूपांकन मेघवाल कढ़ाई में प्रयुक्त रूपांकन मुख्यतः ज्यामितीय होते हैं। शिल्प में कपास, मखमल, रेशम और चमड़े जैसी 4 अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। फिर है राजस्थान की फड़ कला की विधि एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो फड़ चित्रकला शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरू के द्वारा की जाती है। इस कला में सूती कपड़ों पर गेहूं तथा चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सूखने के पश्चात इस पर 5 या 7 रंगों से लोक देवताओं के जीवन के प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। देवियां नीले रंग की, देवता लाल तथा राक्षस काले और साधु सफेद एवं पीले रंग से बनाए जाते हैं। इसमें प्रमुख चित्र को बड़ा, अन्य चित्रों को छोटा बनाया जाता है। इसका वचन भोपो द्वारा किया जाता है, जो रावण हत्या या जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन कीजिए। तो मोलेला की टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण के लिए मोलेला गांव की मिट्टी, चावल की भूसी एवं गधे की लीद से एक विशेष प्रकार की लुगदी बनाई जाती है। इसे पत्थर के साथ स्लैब में फेंट कर लकड़ी के
टुकड़ों से समतल किया जाता है। लोहे के औजार से इस स्लैब को काटते हुए इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा जाता है। इसके आधार को थाला कहते हैं। तत्पश्चात इन वस्तुओं को स्थानीय भट्टी के अंदर 700 से 800 डिग्री ताप पर पकाया जाता है और इन्हें गेरुआ रंग से पोत दिया जाता है। फिर चित्रकला की जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो लाल पीले रंग का प्रयोग, हाशिए में पीले रंग का और बादलों का चित्रण। खंजन पक्षी को दर्शाया गया है। प्रेम की कहानियां जैसे कि मूमल, महेंद्र, डोला, मारवण और कल्याण रागनी। फिर पुरुष लंबे हैं और महिलाएं छोटे कद की हैं। फिर राजस्थान के को कितनी कोटरी लोकगीतों को कितनी कोटियों में विभक्त किया जा सकता है, तो वर्णन कीजिए। तो हम पहली में करेंगे जन सामान्य के गीत जो विभिन्न अवसरों पे, संस्कारों पे, त्योहारों पे, विवाह, होली, तीज, देवी की आराधना में गाए जाते हैं, जैसे जल्ला, रशिया, चिरजा। फिर व्यावसायिक गीत जो सामंतशाही के प्रभाव से विभिन्न जातियों द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति में गाए गए हैं। ये जैसे हैं कि जातियां तो इनमें हो जाती है डोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, भाट, जोगी। और ये गीत हो गए जैसे मांड, दे, सोरठ, मारू, आशावरी आदि। ये राग हो गई, सॉरी। फिर क्षेत्रीय गीत होते हैं कुछ जो मरुस्थलीय क्षेत्र में हो गए, तो उनमें उन्मुक्त स्वर और लंबी धुन होती है। और राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में सामूहिक लोक संगीत और महिला पुरुष एक साथ गाते हैं, जिनमें पटेलिया, बिछोइयो, लालर, माचर। फिर रसधारी ख्याल क्या है? तो रसधारी वह व्यक्ति जो रासलीला करता है, जो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती हैं। सबसे पहला रसधारी नाटक लगभग 100 वर्ष पहले मेवाड़ में मोतीलाल जाट द्वारा लिखा गया। रसधारियों की लोक नृत्य नाट्य शैली ख्याल एवं अन्य लोक नाट्यों से सर्वथा भिन्न है। रास में मुख्य कथाएं रामलीला, कृष्ण लीला, हरिश्चंद्र, नागजी और मोरध्वज की ही हैं। फिर बिना मंच या अखाड़े के नृत्य और गीत गाते हुए सारी कथा बयान कर दी जाती है। फिर टेराकोटा क्या है और राजस्थान के इसके मुख्य चित्रों के नाम लिखो। तो टेराकोटा एक प्रकार से के बर्तन होते हैं जो चिकनी मिट्टी को पकाकर बनाए जाते हैं। मिट्टी को पकाकर विभिन्न सजावटी टेराकोटा आकृतियां दी जाती हैं, जैसे गुलदस्ते, खिलौने, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, बर्तन आदि का निर्माण। और जालोर के हरजी गांव में देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। इन्हें मामा जी के घोड़े कहा जाता है। हनुमानगढ़ के बडोपल से प्राचीन समय की अति सुंदर टेराकोटा प्राप्त हुई है। और इनके मुख्य केंद्र जैसे मोलेला, राजसमंद, हरजी, जालोर, बडोपल, हनुमानगढ़, बू, नागौर। मुख्य कलाकार हैं मोहनलाल कुमावत, जो पद्मश्री से सम्मानित, और खेमराज। फिर अधूर्णा का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो अधूर्णा 11वीं 12वीं सदी में बागड़ के परमारों की राजधानी रहा। यहाँ शिव, विष्णु, हनुमान, जैन आदि मंदिरों के अवशेष हैं, जिनमें भव्य मकर तोरण, द्वार, मंडप, अलंकृत जगती आदि सभी विशेषताएं हैं। अब जैसे कि 64 योगिनियों का मंदिर, मांडलिक मंडलेश्वर, फिर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव, सोमेश्वर महादेव, खंडा डेरा खांडा डेरा शिव मंदिर, जैन मंदिर। और यहाँ के मंदिरों में देवी देवियों, यक्ष यक्षियों और अप्सराओं आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। गर्भगृह में सभा मंडप, ऊपरी व बाहरी स्तंभों में लगी मूर्तियां तक्षण कला के सुंदर नमूने हैं। कुंभलगढ़ राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करते हुए बताएं कि किस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग स्थापत्य व सैन्य सुरक्षा का सामंजस्य है। तो दुर्ग प्राय सामरिक सामरिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़ दिया जाता था। ये परिका कही जाती थी। फिर दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लिए रहने की भी सुरक्षित स्थल हुआ करते थे। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुरुजें और किले के चारों तरफ गहरी खाई
गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग के किले के भीतर शिला खाना, गार और जलाशय आदि, पानी के टाँके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह आदि प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। फिर राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजयराज चौहान का गढ़ बीठली तारागढ़ और कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थापत्य व सैनिक सुरक्षा का सामंजस्य है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभा द्वारा निर्मित गिरि दुर्ग जो 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित हु गिरा हुआ है और इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इसके ऊपर ऊपरी छोर पे कटारगढ़ जो कि दूर तक राज्य की निगरानी हेतु बनाया गया मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों, कंगूरों के विस्तारों से एस टूकन से की है। वही स्थापत्य के दृष्टिकोण से यह बेजोड़ दुर्ग है। दुर्ग में शाही आवास कटारगढ़, कुमस्वामी मंदिर, झाली रानी एवं उड़ता राजकुमार की छतरी, मामा देव का कुंड, बावड़ी झाली बाव बावड़ी और अनेक राजप्रसाद, वेदी मंदिर, पथ पथलासा जैन मंदिर, सैन्य आवास जैसे अनेक स्मारक हैं। इस दुर्ग में स्थापत्य व सैन्य सुरक्षा के सामंजस्य है। फिर अगला है राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता व विभिन्नता को रेखांकित कीजिए। तो समानता है प्रकृति चित्रण की सघनता, प्राकृतिक दृश्य यथा झीलें, पशु पक्षी आदि मिलते हैं। फिर भगवान कृष्ण के चित्रों की अधिकता है। फिर नारी व पुरुष सौंदर्य का चित्रण है और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन है और सामंती परंपरा चित्रण है। फिर इन दोनों में भिन्नताएं क्या हैं? तो बूंदी शैली यह संबंध रखती है हाड़ौती की शैली है और उपशैली है जो उमेश सिंह के संरक्षण में विकसित हुई। किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है। इसका स्वर्णकाल सावंत सिंह नागरीदास का काल था। प्रभाव मेवाड़ एवं मराठा शैली का और किशनगढ़ शैली पे कांगड़ा एवं ब्रज शैली बल्लभ संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित। फिर बूंदी शैली यह पहाड़ियों और घने जंगलों, जल निकायों, सुरम्य परिदृश्य, वन्य जीवन और पक्षियों जैसे विषय इसमें प्रमुख हैं। और किशनगढ़ शैली में कृष्ण भक्ति, महिलाओं की सुंदरता और लालित्य पर केंद्रित है। फिर रंग संयोजन मुख्य रूप से नारंगी और हरे रंग का इस्तेमाल किया है बूंदी शैली में और किशनगढ़ शैली में सफेद, गुलाबी, सलेटी, लाल रंगों का इस्तेमाल। फिर प्रसिद्ध पेंटिंग जैसे कि उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार और किशनगढ़ में बनी टनी जो मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित है। फिर राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं चाय पी लेता हूँ। राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान चित्रकला की मुख्य 4 शैलियाँ हैं जिसमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इन शैलियों की सामान्य विशेषताएं मुख्य रूप से जैसे लोक जीवन से जुड़े हुए चित्र, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला, महलों, मंदिरों तथा हवेलियों के चित्र। फिर हैं विभिन्न ऋतुओं जिनमें मानव श्रृंगार, महाराजाओं तथा नारी सौंदर्य का चित्रण। पर इनमें कुछ मुख्य रूप से अंतर भी हैं जैसे मेवाड़ शैली में मुख्य रूप से नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ जी के चित्र, देवगढ़ उपशैली में हल्दी घाटी के चित्र और चित्रों में पीले रंग तथा केले के पत्तों की अधिक प्रयोग हुआ है और उदयपुरी पगड़ी सघन वनस्पति।
फिर मारवाड़ शैली में विभिन्न प्रेम आख्यानों को चित्रित किया गया है। लाल पीले रंगों का बाहुल्य, कंचन पक्षी को चित्रित। बीकानेर उपशैली में बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति के साथ बरसते बादल तथा दरबारों के दृश्य। दक्षिणी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य एवं कृष्ण लीलाओं पर चित्रण किया गया है। अब हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में स्त्री चित्रण के साथ गरजते मेघ, घनघोर वर्षा, वन्य जीवों का चित्रण, पशु पक्षी चित्रण। फिर कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का सुंदर चित्रण, हल्के पीले रंगों का प्रयोग तथा शिकार का चित्रण। ढूंढाड़ शैली, इसमें आमेर शैली में मुख्य रूप से मणि कुट्टिम की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाल लकड़ियों की मणियों को चिपकाया जाता है। इस शैली में आदमकद चित्र, भित्ति चित्र आदि का चित्रण किया गया है और अलवर शैली में पुरुषों की मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों को पुरुषों से छोटा दिखाना तथा यूरोपियन, मुगल, ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लगा मेरे को मणिकुट्टिम की प्रवृत्ति। फिर है राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन है, इसमें शैलियां जैसे दर भरतपुर, अलनिय, कोटा, गरदड़ा, बूंदी से पाषाण कालीन गुहा चित्र मिलते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की शैली प्राग ऐतिहासिक काल तक जाती है। ठीक है। फिर विषय वस्तु की विविधता। तो इसमें वर्ण विविधता, लोक जीवन का चित्रण, भावनात्मक चित्रण जैसे कि बारामासा, डोला मारू, महेंद्र मूमल। फिर प्रकृति परिवेश की अनुरूपता जैसे कि प्रकृति सरोवर, कदली वृक्ष, उपवन, वृक्ष क्या मैं बोल रहा हूँ, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पशु पक्षी, केली करते हुए हंस, सतरंगा गगन, खंजन पक्षी। फिर रंगों की विशिष्टता जैसे कि राजस्थानी चित्रकला में गहरे तथा चटकीले लाल पीले रंगों का प्रयोग, उनकी वर्ण व्यंजना तथा विन्यास अभूतपूर्व है। फिर देश काल की अनुरूपता। तो इसमें सामंती जीवन से संबंधित चित्र अधिक है, जैसे शिकार के दृश्य, महफिल के दृश्य तथा समय अनुसार तत्कालीन परिस्थिति, भक्ति काल, रीति काल का सजीव चित्रण। फिर नारी सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है, जैसे कि रसिक बिहारी का किशनगढ़, नारी द्वारा शिकार करते हुए चित्र अपने कोटा का, और समन्वयनात्मक है। जैसे राजस्थान की चित्रकला में मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है, कांगड़ा और जैन अपभ्रंश, इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि यहाँ के लोग, देवी देवता, संत, पहनावा, खान पान, मान्यता, संस्कार आदि के भी स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। फिर राजस्थान के हवेली स्थापत्य पर एक लघु लेख। तो राजस्थान में महलों, मंदिरों के अलावा सामंत एवं सेठों ने विभिन्न नगरों में हवेलियों का निर्माण करवाया। सामान्यतः इसकी शुरुआत जयपुर से हुई, जो बाद में शेखावटी तथा जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अपनाई गई। हवेली स्थापत्य में प्रमुख विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे कि यह हवेलियां सुरक्षा, निवास तथा धन संग्रहण की दृष्टिकोण से बनाई जाती थी। इन हवेलियों के खिड़कियों तथा दरवाजे छोटे रखे जाते थे। जैसलमेर में हवेलियों में छतें लकड़ी की बनाई गई हैं तथा पत्थरों को इंटरलॉक पद्धति से जोड़ा गया है। शेखावटी की हवेलियों में बाहरी दीवारों पर व्यापक चित्रण किया गया है और हवेली में प्रकाश तथा हवा की समुचित व्यवस्था की गई। हवेली मुख्यतः बहुमंजिला बनाई जाती थी। गर्मी से बचने के लिए हवेलियों में दोहरी छतों का निर्माण किया जाता था। वहीं दीवारों को अत्यधिक मोटा बनाया गया है और हवेलियों में छोटी सीढ़ियां सुरक्षा की दृष्टिकोण से निर्मित की गई। मुख्य रूप से निवास दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर बनाया गया। बीकानेर में लाल पत्थर से हवेलियां बनाई गई, जिन पर सजावट मुगल, किशनगढ़ तथा यूरोप की चित्र शैली से की गई। वहीं जैसलमेर में पीले पत्थरों से हवेलियों का निर्माण किया गया। राजस्थान की कुछ प्रमुख हवेलियां जैसे कि जैसलमेर में नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, बीकानेर में बच्छावतों की हवेली और मोहता मुंदड़ा रामपुरिया की हवेली, और शेखावटी में नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद, मुकुंदगढ़, चिड़ावा, महनसर प्रमुख स्थान हैं।
जहाँ व्यापक स्तर पर हवेलियों का निर्माण किया गया है। इनमें सोने चांदी की हवेली, चार चौक की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला का विकास का उल्लेख करें तो राजस्थान में मंदिरों का निर्माण 7वीं शताब्दी से पूर्व शुरू हो गया था, परंतु यह मंदिर वर्तमान में अवशेषों के रूप में ही विद्यमान हैं, जिनमें नगरी का वैष्णव तथा विराट का गोल मंदिर प्रमुख है। फिर 7वीं से 10वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहार तथा महामारू शैली आई, जिसमें इस शैली में मंदिरों का निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। जैसे प्रारंभिक दौर में 8वीं से 9वीं सदी के मंदिर में ओसिया, चित्तौड़गढ़ तथा आबानेरी में स्थित हैं। फिर ओसिया में सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर हैं। फिर अगली है विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली, जो 9वीं सदी में आई। इसमें कामेश्वर मंदिर, आउवा पाली, बालोतरा के पास खेड़ के रणछोड़ जी मंदिर हैं। फिर है इस शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ। तो जो गुर्जर प्रतिहार का पूर्ण विकास हुआ और इसी टाइम पे सोलंकी का भी प्रारंभ हुआ 10वीं और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो मेड़ता के केकिंद और जसनगर या नीलकंठ मंदिर, सॉरी जसनगर का नीलकंठ मंदिर। फिर अन्य है इसमें जैसे हर्षनाथ मंदिर सीकर, पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर, तिरुकाट इसको तिरुकूटाकार मंदिर भी कहते हैं। फिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य रूप, जिसमें किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 10,016 ईस्वी में, सॉरी 1016 ईस्वी में, और इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। फिर इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे। उनके पश्चात पश्चात चौहानों, परमारों और गुइलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया, ठीक है। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग हैं। इनमें बारडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अम्बिका मंदिर। फिर आती है सोलंकी व मारू शैली। अब ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में नई शैली प्रारंभ हो गई। इसमें राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल है। इस दौरान विशाल व अलंकृत मंदिर, पतले, गोल, लंबे, अलंकृत खंबे, ऊंची पीठिका पर मंदिर बने। उदाहरण सचिया माता ओशिया, समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। और इस शैली में ही एक शैली विकसित हुई जिसको भौमिज शैली कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी में मंदिर पाली में मिला है, जिसे सेवाड़ी का जैन मंदिर कहते हैं। महानालेश्वर मंदिर मैनाल, रामगढ़ में भंड-देवरा 12 और उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया। फिर 13वीं सदी के बाद का काल, जिसमें मंदिर निर्माण की दृष्टि से एकाध बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में राजस्थान में एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल में मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर और केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर की जगत शिरोमणि मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता के लिए रहे हैं। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्रायः इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण की बहुलता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर, इनके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की निम्नलिखित हस्तकलाओं का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। तो ब्लू पॉटरी, थेवा कला और बटनेर का दुर्ग। तो ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन ब्लू पॉटरी कहलाता है। महाराजा राम सिंह के काल में जयपुर में लोकप्रिय हुई। मुख्य केंद्र जयपुर है और मुख्य कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है, जिन्हें इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह ने इस कला में नीले रंग के अतिरिक्त 25 अधिक रंगों का प्रयोग किया, अतः नवीन शैली कृपाल शैली कहलाई।
फिर थेवा कला, कांच पर सोने के अत्यंत सूक्ष्म कलात्मक कारीगरी को थेवा कला कहा जाता है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से प्रतापगढ़, और मुख्य कलाकार नाथूजी सोनी। इसके प्रवर्तक हैं महेश राज सोनी, पद्मश्री से सम्मानित है, और गिरीश कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। फिर जस्टिन वकी ने इसे कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिर है बटनेर का दुर्ग। तो हनुमानगढ़ में स्थित धानवन कोटी का बटनेर दुर्ग निर्माण बाटी राजा भूपत सिंह द्वारा बाटियों की वीरता का साक्षी है, और महमूद गजनवी, तैमूर लंग व कमरान का बयान। एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया, उत्तर किवाड़ सीमाल प्रेरी नाम से प्रसिद्ध रहा। फिर है अगले क्वेश्चन जिसमें रागड़ी। रागड़ी क्या है? मालवा क्षेत्र में राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मेवाती के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली के विशिष्ट रूप को रागड़ी कहा जाता है। यह थोड़ी कर्कश है। फिर है बागड़ी। तो बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र बागड़। यहाँ प्रयुक्त होने वाली बोली बागड़ी, जो मारवाड़ी की उपबोली है। इसे ग्रियसन, इसे भीली कहते हैं। इस पर गुजराती का अधिक प्रभाव है। फिर ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की दो प्रमुख उपबोलियों के नाम, जिसमें तोरावटी और राजावटी, राजावटी नहीं, राजावटी भी है और हाड़ौती भी है, ठीक है। फिर उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी में 8वीं सदी के बीनमाल के प्रसिद्ध जैन कवि उद्योतन सूरी ने प्राकृत में कुवलय माला की रचना की, जिसे तत्कालीन राजस्थान की सांस्कृतिक दशा का वर्णन किया। तो भीनमाल में ये किसके थे? प्रतिहार शासक के वत्सराज के टाइम के थे। फिर श्लोका। श्लोका राजस्थानी भाषा साहित्य की महत्वपूर्ण शैली है। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाने वाली रचनाएं, अतः जन सामान्य की भावना को प्रदर्शित किया, और जैसे राम अवर सिंगरा श्लोका, अजमाल जीरा श्लोका, राठौड़ कुशल सिंगरो श्लोका। फिर दवावेद क्या है? तो वचनिका की तरह गद्य में साहित्य लिखने की विधा है। राजस्थानी साहित्य में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग, इसमें नायक की प्रशंसा दोहे में होती है। अखमाल देवड़ा री दवा बैत, महाराणा जवान सिंह री दवा बैत, राजा जय सिंह री दवा बैत, कुछ प्रमुख दवा बैत हैं। फिर है विजयदान देता की किन्हीं 4 रचनाओं का उल्लेख। तो दुविधा, उलझन, स्वपन प्रिया, अंतराल। फिर दुर्सा आड़ा की किन्हीं 2 कृतियों के नाम, जिसमें विरुद्ध छिहत्तरी और किरतार बावनी। फिर मुणत नैनसी का संक्षिप्त परिचय, जिसमें राजपूताने के अबुल फजल व जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी। मारवाड़ी में नैनसी ख्यात परगनारी विगत लिखकर राजस्थान के इतिहास व गद्य साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। इटालियन विद्वान एवं भाषाविद डॉक्टर टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा, बोलियों एवं चारणी साहित्य पर विशेष कार्य किया। इन्होंने राजस्थान के चारण साहित्य पर राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे तथा पश्चिम राजस्थानी का व्याकरण लिखा। फिर राजबल्लभ कुंभा के दरबारी कवि मंडन द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन स्थापत्य कला और आवास व्यवस्था पे प्रकाश डाला है। फिर युद्ध विरोधी काव्य राधा। तो सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित 1960 में प्रकाशित काव्य कृति राधा। इस मौलिकता यह है कि यह आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है। जोशी यहाँ अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश देकर कि वे महाभारत का युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े नजर आते हैं। फिर विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें विषय है उद्यान शास्त्र और कृषि विज्ञान। इस ग्रंथ में तत्कालीन कृषि पद्धतियों, कृषि उपकरणों, मिट्टी, जलवायु, फसलों, फसल चक्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथ का स्रोत है
विष्णु धर्मोत्तर पुराण वराहमिहिर कृत विरहित संहिता। और इस ग्रंथ में भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख किया है। हरवा विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दिशा और गहराई बताता है। फिर है वेली कृष्ण रुक्मणी री। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 में की। यह डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है। इसकी रचना डिंगल के छंद वेलियों गीत का प्रयोग किया गया। यह कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा की कृति का विषय है। पृथ्वीराज के समकालीन आडाजी दुर्चारण कवि ने वेली कृष्ण रुक्मणी री को पांचवा वेद तथा 19वां पुराण कहा। उस पर ढूंढाड़ी, मारवाड़ी तथा संस्कृत में टीकाएं भी लिखी। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंधित विभिन्न मतों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पाली के सौरसेन प्राकृत, मागधी प्राकृत तथा महाराष्ट्री प्राकृत से मानी जाती है। सौरसेनी प्राकृत में गुजरी अपभ्रंश का समर्थन के मुंशी तथा मोतीलाल मनेरिया करते हैं। वहीं नागरी अपभ्रंश का समर्थन पुरुषोत्तम मनेरिया करते हैं। और सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति एलपी टेसीटोरी मानते हैं, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्री अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति मानते हैं। फिर है राजस्थानी साहित्य में वीर गाथा काल। तो यह राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक काल है जो 1050 से 1550 तक है। भारत पर होने वाले निरंतर हमलों के राजस्थान के शासकों के संघर्ष से वीर रसात्मक काव्य का सृजन हुआ है। इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएं रणमल छंद, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय आदि हैं। इन रचनाओं से संघर्ष, स्वाभिमान के आदर्श रूप वीर नायकों को प्रस्तुत किया है। फिर विजयदान देता का राजस्थानी साहित्य में योगदान। तो साहित्य अकादमी राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित विजयदान देता राजस्थानी व हिंदी साहित्य के आधुनिक साहित्यकार थे। उनका रूपायन संस्था बोरुंदा को विशेष योगदान रहा। इन्होंने लोक संस्कृति का संपादन किया, राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह बातारी फुलबारी का संपादन किया और दुविधा मारो बादलो, तीडो राव हिटलर, जमीन रो धनी कुणी आदि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर ख्यात और वात का अंतर सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ख्यात राजाओं के सम्मान में और सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण हैं और वात नायक के जीवन के प्रत्येक पक्ष का वर्णन है। फिर है ख्यात में ये विस्तृत ग्रंथ हैं। वात ख्यात का संक्षिप्त रूप है। फिर ख्यात सामान्यतः गद्य में होती हैं। वात गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य के मिश्रण तीनों रूप में होती है। ख्यात की प्रमुख ख्यात हैं जैसे दयाल दास री ख्यात, मोहनत नैन सी री ख्यात, मुंडयार री ख्यात, कवि राजा री ख्यात। और वात हैं जैसे राव अमर सिंह री वात, खिचिया री वात, पाबूजी री बात, कानड़ देव री बात और अचलदास खींची री बात। फिर राजस्थानी लोक कहावतें धर्म, दर्शन, नीति, कृषि, अकाल, सामाजिक रीति रिवाज आदि का दर्शन होती हैं। तो 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कहावतें भी राजस्थानी लोक साहित्य का ही एक प्रमुख विधा है। अर्थ जैसे कही हुई बात, जीवन के ऐसे अनुभव को जिसे समाज के अधिकांश व्यक्ति प्राय अनुभव करते हैं और इस अनुभव को अभिव्यक्ति मिलती है तो जन सामान्य इसे स्वीकार कर लेता है। यह तब यही अभिव्यक्ति या वाक्यांश कहावत के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। कहावतों में संपूर्ण लोक जीवन के विषय जैसे धर्म, दर्शन, नीति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, सामाजिक रीति रिवाज, कृषि, वर्षा, राजनीति आदि को अभिव्यक्ति मिलती है। फिर कहावतों की भाषा इतनी सरल होती है कि सुनने वाले पर यथोचित प्रभाव डालती है। राजस्थान में प्रचलित कुछ प्रमुख कहावतों का विवरण इस प्रकार है। अक्कल बिना ऊँट उमाड़ा फिरे, मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते।
फिर अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। तो जो होना है वो कर रहेगा। और अकल रो दुश्मन यानी महामूर्ख। अकल सो बुइयो बुइयो मरणो। तो अपनी विद्वता पर घमंड होना। फिर है अंधारे घर रो चाणनो। तो दुखी घर में भविष्य का उजाला। फिर है डिंगल पिंगल साहित्य में अंदर। तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य स्वरूप है डिंगल, और पिंगल है पूर्वी राजस्थान का। फिर डिंगल वीर रसात्मक और पिंगल है श्रृंगात्मक, श्रृंगार परक। और फिर डिंगल चारण साहित्य है, पिंगल भाट। डिंगल विशुद्ध राजस्थानी गुजराती से साम्यता है। पिंगल राजस्थानी और ब्रज। डिंगल में प्रमुख है जैसे राज रूपक, अचलदास खिचीरी, वचनिका और राग दमन। और पिंगल में है रतन रासो, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो। फिर राजस्थान में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियां और उनके क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां। डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक में राजस्थान में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। इन्होंने राजस्थानी को 5 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी राजस्थान, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। किसने बांटा है ये? डॉक्टर गिरियसन ने। तो पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्व में ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तर पूर्व में मेवाती और अहिरवाटी। दक्षिण पूर्व में मालवी, रागड़ी और वागड़ी। और दक्षिण राजस्थान में निमाड़ी, भीली। पर इन भाषाओं को बोले जाने वाले क्षेत्र निम्न प्रकार हैं, जैसे मेवाड़ी उदयपुर और सीमावर्ती क्षेत्र, शेखावटी चूरू सीकर झुंझुनू, देवड़ावाटी सिरोही, गौड़वाड़ी आहोर तहसील जालौर, वागड़ी बागड़ क्षेत्र में, खैराड़ी भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ भाग। फिर हाड़ौती बूंदी क्षेत्र, चौरासी जयपुर के दक्षिणी भाग में एवं टोंक में, तोरावटी सीकर नीम का थाना क्षेत्र में, और नागरचोल सवाई माधोपुर के पश्चिम में और टोंक के दक्षिण पूर्व में, राजावटी जयपुर के पूर्वी भाग में। राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्य पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो राजस्थान में आधुनिक साहित्य के विकास का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान में आधुनिक साहित्य के विकास में पहला आता है राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत 1850 के आसपास होती है। इस दौरान विविध विषयों से युक्त साहित्य लेखन हुआ। इस काल के साहित्य में आम जनता से विभिन्न पहलुओं मार्मिक चित्रण किया गया और राजाओं, अंग्रेजों, पाखंडी साधुओं को चेतावनी दी गई। प्राचीन और मध्यकालीन वीर नायकों, शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया। इसकी शुरुआत मारवाड़ के कविराज बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने साहित्य लेखन यथार्थपरक दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे जनमानस में नई चेतना का प्रसार हुआ। फिर इससे विभिन्न भागों में विभिन्नता, स्वतंत्रता संघर्ष हुए ऐसे, और भारतीयता की भावना जागृत हुई। इनमें प्रमुख केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, शंकरलाल दामोर और हिंगलाज दान कविया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, गणेशलाल व्यास आदि कवि थे। रेवत दान चारण, कन्हैयालाल सेठिया और यागवेंद्र शर्मा ने सामंती शोषण के खिलाफ आम जनता को जगाने का कार्य किया। कन्हैयालाल सेठिया की मुख्य कविताएं पातल पीतल, जलम भूमि, धरती दोलारी आदि मुख्य कविताएं लिखी। फिर मेघराज मुकुल की सैनानी कविता के माध्यम से राष्ट्रहित में मर मिटने की भावना जागृत हुई। फिर सत्य प्रकाश जोशी ने पारंपरिक सोच के माध्यम से राधा के माध्यम से युद्ध विरोधी अभिव्यक्ति की। इनकी बोल भारमली और रामनाथ कवियां की द्रौपदी विनय के माध्यम से नारी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया। फिर इसी दौर में राजस्थानी लेखन का भी कार्य हुआ, जिससे राजस्थानी भाषा को बढ़ोतरी मिली, जिसमें शिव चंद भारतीय, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, उम्रदान कविया, मणि मधुकर, रेवत दान चारण, हरिराम मीणा आदि का प्रमुख स्थान रहा। विजयदान देथा ने नाटकों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उजागर किया, जिसमें बातारी फुलवारी, दुविधा, चौधरायन की चतुराई आदि प्रमुख रहे।
अन्य साहित्यकारों में गोवर्धन सिंह शेखावत, हरीश बद्दनी। महिला साहित्यकारों में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का प्रमुख स्थान रहा। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। तो चारणी साहित्य से अभिप्राय चारण, ब्रह्म भाट और भाट दाढ़ी विरुद्ध गायक जातियों की कृतियों और उस शैली में लिखी गई अन्य अन्य कृतियों से है। चारण साहित्य की महत्ता: यह साहित्य अधिकांश पद्य में है और प्रधानता वीर रसात्मक है। फिर ये डिंगल में लिखे गए हैं। ये राजस्थान के इतिहास के इष्टतम स्रोत माने जाते हैं। फिर इनके माध्यम से राजस्थान में साहित्य के साथ संगीत एवं काव्य सर्जना हुई। राजस्थानी लौकिक साहित्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके माध्यम से तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का ज्ञान होता है। यह साहित्य विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे प्रबंध काव्य के रूप में अपन देखते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी और राम रासो, जो कि माधोदास चारण की है, महादेव पार्वती री बेली, नाग दमन, फिर है पृथ्वीराज रासो, वीरायण, और फिर गीतों के रूप में भी देखने को मिलती है, जैसे कि प्राय सभी गीत कृतियां ऐतिहासिक हैं। एक एक गुटके में हजारों गीत हैं। ऐतिहासिक विषय वस्तु: इन गीतों में सच्ची घटनाओं, व्यक्तियों, आश्रयदाताओं का गुणगान है। वहीं युद्ध का विविध चित्रण है। फिर दोहों, सोरठों और कुंडलियों, छप्पियों, कवित्तों और त्रुटकों, झूलनों, सेवियों इत्यादि स्फुटों छंदों के रूप में भी ये साहित्य अपन को देखने को मिलता है। जैसे दोहों, सोरठों, कुंडलियों आदि के रूप में मिलने वाला राजस्थानी साहित्य भी अपार है। जनसाधारण की मौखिक रचनाएं हैं। जितनी दोहा छंद में है उतनी ही किसी छंद में नहीं। इस प्रकार राजियरा सोठा, हाला झालारी कुंडलिया, केहरा कुंडलिया, गज सिंह रा छूड़ना, मयण रा कवित्य, करम सेन री झामल, सूरज सिंह री त्रोटक तथा अमर सिंह रा सवैया आदि छंदों की रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त गद्य साहित्य में ख्यात, वात, पीढ़ी, पट्टावली, पिरियावली, वंशावली, हाल, हकीकत, वृत्तांत, इतिहास, कथा, कहानी, दराजी, दवावेद इत्यादि नाना रूपों में हैं। बांकीदास और दयालदास राजस्थानी गद्य साहित्य के अमर लेखक हैं। बांकीदास की ऐतिहासिक बातों का संग्रह सिंडयच, दयालदास की राठौड़ा री ख्यात तथा सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर राजस्थानी गद्य साहित्य की बहुचर्चित कृतियां हैं और जिनमें प्रमाणिक इतिहास भी है। फिर ख्यात साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कुछ प्रमुख ख्यातों का वर्णन करें। तो ख्यात का सामान्य अर्थ होता है ख्याति, प्रतिपादित करना, अर्थात ख्यात कथित साहित्य। ख्यात विस्तृत इतिहास होता है। यह वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। अधिकांश ख्यात साहित्य गद्य में लिखा गया। राजस्थान के इतिहास में 16वीं शताब्दी के बाद के इतिहास में ख्यातों का स्थान महत्वपूर्ण है। उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: इतिहास परक, फिर वार्ता परक, व्यक्ति परक और स्फुट ख्यात। उपलब्ध ख्यात में सबसे पुरानी ख्यात मुणत नैणसी द्वारा लिखित ख्यात है, जिसमें मुंडियार ख्यात, जोधपुर ख्यात, मेवाड़ी की ख्यात, शाहपुरा की ख्यात और आमेर की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, परवर्ती ख्यातें हैं। मुणत नैणसी ख्यात मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई, जिसमें समस्त राजपूताने सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। इसमें राजपूतों की 136 शाखाओं का वर्णन है, जो बड़े महत्व का है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी बांकीदास ने मारवाड़ी भाषा में जोधपुर राज्य की ख्यात बांकीदास री खात लिखी है। दयालदास सिड़याच बीकानेर के महाराज रतन सिंह के दरबारी थे। मारवाड़ी भाषा में उनके द्वारा लिखी गई दयालदास री खात
फिर बीकानेर विस्तृत ख्यात है, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का इतिहास 2 भागों में लिखा हुआ है। फिर है जोधपुर राज्य के ख्यात में राव सिंह से लेकर महाराज मान सिंह की मृत्यु तक का हाल है। फिर मुंडियारी ख्यात, जो नागौर में राव सिंह के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृत्तांत है। कवि राजा की ख्यात में जोधपुर के राठौड़ शासकों का वृत्तांत है। किशनगढ़ ख्यात में किशनगढ़ के राठौड़ का इतिहास है। भाटियों की ख्यात में जैसलमेर के भाटियों का इतिहास है। फिर है अगला टेस्ट। तो क्षेत्रपाल क्या है? क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता, अन्य नाम इनके खेतलाजी। 3 तरह की प्रतिमाएं होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर प्रमुख क्षेत्रपाल हैं जैसे भैरव, बायासा और खवी। फिर कृष्ण भक्त मीरा द्वारा लिखित किन्हीं 4 ग्रंथों का नाम। तो टीका लिखी है राग गोविंद, टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद और सत्यभामानु रूसणो। फिर संत मावजी, तो संत मावजी को विष्णु की कल्कि निष्कलंक अवतार माना जाता है। वे कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और अछूतों और भीलों का उद्धार किया। उनकी भविष्यवाणियां उपदेशों में वर्णित जो साहित्य है चौपड़ा कहलाता है। लोक देवता तेजाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। उन्होंने कृषि कार्य को उपारक देवता कहा जाता है। इन्होंने गौरक्षक बलिदान दिया। परबसन नागौर में प्रत्येक भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। रामसेनी संप्रदाय तथा रामानंदी संप्रदाय में प्रमुख अंतर। तो रामसेनी संप्रदाय निर्गुण उपासक है और रामानंदी संप्रदाय सगुण। राम स्नेही, राम नाम स्मरण पर बल। रामनंदी, राम सीता की युगल रूप में रसिक भाव से पूजा करता है। राम स्नेही संप्रदाय गुरु की पूजा, गुरु ही ब्रह्म स्वरूप है। रामनंदी में राम सर्वोपरि है। राम स्नेही में मूर्ति पूजा नहीं होती, रामनंदी में मूर्ति पूजा होती है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखाओं का उल्लेख करें। तो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं। तो शाहपुरा पीठ जो कि है रामचरण जी। रैण मेड़ता सिटी नागौर में जो पीठ है उसके संस्थापक है संत दरियाव जी। और सिंहतल यानी बीकानेर में संत हरिराम दास जी। और खोपड़ा जोधपुर में है, सॉरी खोपड़ा नहीं, खेड़ापा जोधपुर, इसके संस्थापक है रामदास जी। फिर दादू पंथ की 4 शाखाएं। तो खालसा है जिसको नारायणा पीठ कहते हैं। फिर है विरक्त घुमंतु और फिर है एक उत्तरादि जो हरियाणा में है और खाकी जो कि भस्म रमाने वाले और नागा शस्त्रधारी संत सुंदरदास। फिर पुष्टि मार्ग क्या है? तो वाराणसी के वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में ब्रह्म सूत्र पर अणु भाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत मत प्रतिपादित कर पुष्टि मार्ग चलाया, जो वैष्णव धर्म में श्रीनाथ श्री कृष्ण भक्ति की एक धारा थी। वह वल्लभ संप्रदाय कहलाया। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा में है। इसके मंदिरों को हवेली मंदिर तथा कला में पिछवाइया विशेषता है। फिर है पतवारी माता। तो पतवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। इनके चित्रों के नीचे काला गोरा भैरू तथा ऊपर कांवड़िया वीर व गंगोज का कल बनाया जाता है। फिर निरंजनी संप्रदाय। तो डीडवाना के संत हरिदास जी ने 15वीं सदी में शैव संप्रदाय की निर्गुण भक्ति की शाखा। फिर हरिदास जी ने अनासक्ति, वैराग्य, आचरण शुद्धि आदि निर्गुण ज्ञानाश्री मार्ग पर विचार दिया और अनुयायी थे ये गृहस्थी, घरबारी एवं वैरागी निहंग में बटे होते हैं। तो 2 अनुयायी होते हैं, एक तो घरबारी और एक होते हैं निहंग जो कि होते हैं बैरागी। फिर इसमें परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन आदि कहा गया है। फिर है राजस्थान के भोपे। तो राजस्थान के भोपे पेशेवर पुजारी होते हैं जो मंदिर में देवता या धाताओं के सामने नृत्य गान की लोक
नाट्य शैली का मंचन करते हैं, जिनमें भैरू जी के बोपे भस्म एवं सिंदूर लगाकर त्रिशूल धारण कर मशक बजाते हुए गाते हैं, तो गोगा जी के बोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए नाचते गाते वक्त अनेक सांपों को गले में लपेटता उतारता रहता है। बीलों एवं गूजरों के बोपे क्रमशः रावणहत्ता और जंतर वाद्य यंत्रों के साथ बाबूजी व देवजी की फड़ का वाचन करते हैं। इसी प्रकार रामदेव जी करणी माता, जीण माता आदि के बोपे चमत्कारपूर्ण दैविक शक्ति में आस्था रखकर नृत्य गान करते हैं। फिर पाबूजी की फड़, राजस्थान के प्रमुख देवता लोक देवता पाबूजी प्लेग रक्षक, ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में मान्यता होने के कारण ग्रामीण जनता अपनी मनोती पूर्ण पर इनके चारण भाट जाति के बोपों से रावण हत्या वाद्य यंत्र रफड़ वाचन करवाती है, और जिस पर बाबूजी का संपूर्ण जीवन वृत्त विभिन्न रंगों के संयोजन से वर्ण व्यंजना एवं विन्यास के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। इस कला में फड़ चित्रण एवं लोक धर्म का अनूठा संगम मिलता है। फिर लोक देवता पाऊजी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो गौरक्षक, वचनबद्धता, वीरता और त्यागशीलता। तो गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्ति। फिर ऊंट रक्षक देवता है राइका और रेवारी जाति इनको देवता मानती हैं। फिर अछूतों के उद्धारक हैं और शरणागत के रक्षक हैं। गुजरात के साथ दलित थोरी भाइयों को शरण दी और इन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। फिर प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। फिर है संत दादू दयाल तथा जम्बो जी की शिक्षाओं का संक्षिप्त में उल्लेख करें, तो जम्बो जी पश्चिम राजस्थान के प्रमुख लोक संत रहे, जिन्होंने सद्गुण युक्त जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इनके नियमों में मुख्यतः हैं हरे पेड़ नहीं काटने, जीव हत्या नहीं करनी, नशा नहीं करना। इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक संत कहा गया। जम्बू जी पश्चिम राजस्थान में प्रमुख लोक संत रहे, जिन्होंने सद्गुण युक्त जीवन हेतु 29 नियम बनाए। फिर इन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पुजारों को नकारा, सभी धर्मों तथा वर्गों में सांप्रदायिक सद्भाव पर बल दिया। जम्बो जी ने संसार को नाशवान तथा मिथ्या बताया और इसे गोवलवास, अस्थायी निवास कहा। इनकी शिक्षाओं का संकलन जंब सागर में है। फिर संत दादू दयाल मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। इन्होंने धार्मिक सद्भाव पर बल दिया। अकबर भी इनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने जीव हत्या निषेध, भौतिकता का परित्याग, जीवों के कल्याण पर बल दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, निर्गुण भक्ति पर बल दिया। इन्हीं के कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया। इनकी शिक्षाओं का संकलन काया बेली तथा वाणी ग्रंथ में। इस प्रकार दोनों संतों की सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण, निर्गुण भक्ति और आडंबरहीन जीवन जीने पर बल दिया। फिर लोग देवी देवताओं तथा संतों के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावों का उल्लेख करें। तो लोक देवताओं तथा संतों की जीवन तथा शिक्षाओं से समाज से विभिन्न क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, जैसे कि सामाजिक सुधार हुए। इन्हें जाति व्यवस्था का विरोध किया, छुआछूत, महिला हिंसा, नशाखोरी का विरोध। फिर पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि जीव हत्या, हरे पेड़ काटने का विरोध। वही लोक देवी देवताओं का चित्र पवित्र उपवन के रूप में संरक्षित है, जो कि जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं। फिर धर्म संस्कृति की रक्षा, विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से त्रस्त समाज को अपनी कमियों को दूर करते हुए अध्यात्म के मार्ग पर प्रवृत्त होने पर बल दिया। राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। तत्कालीन राजाओं तथा जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित किया। फिर लोक संस्कृति को प्रोत्साहन, तो संतों ने अपने उपदेश जन सामान्य की भाषा में दिए, जिससे लोक भाषा का संरक्षण हुआ तथा आज लोक संतों देवताओं के क्षेत्रों में लोक कला, लोक नृत्य आदि को प्रोत्साहन मिला, जैसे कि फड़, पिछवाई। फिर भक्ति भावना के विकास में योगदान, तो इन्होंने तत्कालीन राजस्थान के अशिक्षित खेतीहर और निम्न
जातियों में नवीन भक्ति भावना को प्रस्फुटित किया। लोग जटिल आराधना पद्धति को त्याग गांव-गांव में इनके देवरे, मंदिर आदि बनाकर सहज भक्ति भावना से उन्हें पूजने लगे। फिर समाज को एकता के सूत्रता में बंधे रहने की प्रेरणा दी। फिर लोक साहित्य के विकास में योगदान दिया और मंदिर, कला, निर्माण, स्थापत्य आदि में भी इनका योगदान रहा। जैसे कि इनके मेले इनके कुछ व्यापारिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र हैं और स्थापत्य जैसे छोटे-बड़े विशाल मंदिर, देवरे बनाए गए। फिर राजस्थान के मेले और त्योहारों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो मेलों से अभिप्राय है कि एक विशेष स्थान पर जनसमूह का मिलना, सामूहिक रूप से उत्सव मनाना। ये स्थानिक, देशव्यापी, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपों में होते हैं। फिर इनके महत्व हैं जैसे सामाजिक समरसता, भाईचारे को बढ़ावा, राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक, फिर सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा, राजस्थान की हस्तकला को बढ़ावा, आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका, फिर लोक संस्कृति को बढ़ावा, देवी देवताओं एवं संतों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति और जन समूह में नई प्रेरणा का संचार, और ये आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे।